ये कहानी शुरू होती है 1940 से, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक छोटे से गांव में खेल रहा होता है। तब वो पहली दफा 4 पहियों पर चलने वाली एक मशीन देखता है। ये मशीन फोर्ड का मॉडल टी होता है, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कई दिनों तक इसके बारे में बस सोचता रहता है। बहुत सारे सवाल इसके दिमाग में खड़े हो रहे होते हैं, लेकिन इन सवालों का कोई एक जवाब इसको नहीं मिल पाता। यही वो वक्त है जब इस 8 साल के बच्चे को पहली दफा गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से लगाव हो जाता है। इस छोटे से बच्चे का नाम सोचाइरो होंडा होता है और किसी भी मालूम नहीं था कि इसका यही नाम आगे चलकर हमें हर गाड़ी पर देखने को मिले। 1906 जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटा सा गांव होता था, जिसमें सोचाइरो होंडा की पैदाइश हुई थी। होंडा के फादर एक लोहार थे और इसके साथ साथ वो पार्ट टाइम साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करते थे। होंडा के 5 बहन भाई पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे। इसी वजह से होंडा के माँ बाप अपने बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव और काफी उम्मीदें रखते थे, लेकिन होंडा को पढ़ाई में कुछ खास लगाव नहीं था। हाँ, मगर होंडा को अपने बाप के साथ साइकिल ठीक करने में ज्यादा दिलचस्पी थी। जब होंडा 16 सालों का होता है तो वो न्यूज में एक ऐड देखता है, जहां पर आर्ट शुकाई नामी कंपनी जो उस वक्त अभी अभी बनी थी, उसे कुछ मैकेनिक और टेक्नीशियन की जरूरत होती है। होंडा जॉब के लिए इस कंपनी को लेटर लिखता है और खुशकिस्मती से इसको वहां से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ जाता है। यही वो वक्त है जब होंडा अपना घर और स्कूल हमेशा के लिए छोड़कर पैसा कमाने की आस लेकर टोक्यो चला जाता है। होंडा अपने साथ बहुत सी उम्मीदें लेकर वहां पहुंचता है, मगर इसकी ये उम्मीदें तब टूटती हैं जब कंपनी के मालिक ने होंडा से सफाई और डस्टिंग के काम करवाना शुरू कर दिए और यहाँ तक कि इसको बेबी सिटिंग पर भी लगा दिया। होंडा को इस काम के पैसे तो मिल रहे थे, पर होंडा इस काम के लिए यहाँ नहीं आया था। लेकिन होंडा करता तो आखिर करता क्या? एक तरफ वो अपना घर, स्कूल और माँ बाप को छोड़कर निकला था, तो दूसरी तरफ इससे फालतू काम लिए जा रहे थे। इस काम से तंग होकर वो अपने गांव जाना चाहता था, लेकिन अब उसे अपने गांव जाने में शर्म आ रही होती है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि अगले कई महीनों तक होंडा इस काम को ना चाहते हुए भी करता रहा। कुछ महीनों बाद आर्ट शुकाई कंपनी के मालिक ने अब होंडा से वर्कशॉप का काम भी लेना शुरू कर दिया। होंडा को इस काम में शुरू से ही दिलचस्पी थी, इसलिए वो ये काम बहुत ही मेहनत और जिम्मेदारी से करता था। कुछ ही दिनों में वो हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफी कुछ जान चुका था। उस वक्त जापान में स्पोर्ट कार की बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। इसी दौरान आर्ट शुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई थी, जिसमें पहली गाड़ी आर्ट डैमलर थी और दूसरी गाड़ी कर्टस थी। ये दोनों गाड़ियां यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई थीं और इन दोनों गाड़ियों के सभी पार्ट्स होंडा ने खुद सेट किए थे। जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक जरूर था, मगर इस रेस में ये ड्राइवर के साथ एक इंजीनियर के तौर पर बैठा था। 1928 में होंडा 22 सालों का हो चुका था। तब जाकर इसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच जापान के शहर हमामात्सु में बनाई जा रही थी और इसको चलाने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर होंडा को मिल गई थी। होंडा ने आर्ट शुकाई की इस ब्रांच को 1 वर्कर से शुरू किया और सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। होंडा अब एक मास्टर मैकेनिक और एक रेसिंग ड्राइवर बन चुका था। उसने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट कार डिजाइन की थी। उस वक्त गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड 75 से 80 किलोमीटर पर आवर होती थी, लेकिन होंडा की डिजाइन की हुई ये गाड़ी जापान में पहली दफा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। होंडा की इस कार ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़कर फेंक दिए थे और यही रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। होंडा की इसी मेहनत को देखकर आर्ट शुकाई कंपनी के मालिक के दिल में अब होंडा के लिए अहमियत मजीद बढ़ती जा रही थी। होंडा अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन उस वक्त शायद किस्मत को ये बात मंजूर नहीं थी। 1936 में एक रेस के दौरान होंडा का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट बाजू काफी जगह से फ्रैक्चर हो गया। शोल्डर बुरी तरह से टूट चुका था और चेहरे पर भी बहुत सारे जख्म आ चुके थे। इस हादसे के बाद होंडा को अपनी जिंदगी खत्म होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसका शोल्डर पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया था, जिस वजह से वो अब ना ही मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही किसी और रेस में हिस्सा ले सकता था। इवन इसके लिए चलना फिरना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कई महीनों की रेस्ट के बाद जब ये ठीक हुआ तो वो फौरन आर्ट शुकाई कंपनी के मालिक के पास जाता है और बोलता है कि अब ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। इसके साथ होंडा एक फ्री का एडवाइस भी इस कंपनी के मालिक को देता है कि क्यों ना हम स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग से कंपनी शुरू करें। आर्ट शुकाई कंपनी का ऑनर होंडा का ये आइडिया सुनकर फौरन रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उस वक्त इसको पहले ही बहुत सारे प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं। इस वजह से वो नहीं चाह रहा था कि एक और नया रिस्क लिया जाए। 1936 में 30 साल की उम्र में होंडा अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी खोलता है, जिसका नाम टोकाई सिकी हैवी इंडस्ट्री था।
और अपने दोस्त सुचाइरो काटो को इस कंपनी का प्रेसिडेंट भी बनाता है। कंपनी तो वो खोल चुके थे, लेकिन होंडा के पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। होंडा ने अपनी मंजिल पाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। वो दिन भर 8 चुकाई कंपनी में काम करता था और दूसरी तरफ रात देर तक जाकर अपनी कंपनी के लिए इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। कई हफ्तों तक वो इसी तरह चलता रहा, लेकिन होंडा को कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी, बल्कि वो लगातार काम करके कमजोर और बीमार हो गया था। होंडा एक के बाद एक नाकामी को फेस कर रहा था। मानो ऐसा लगता था जैसे कामयाबी इसके मुकद्दर में है ही नहीं। जो चीज भी होंडा बनाता था उसमें कोई ना कोई खामी तो जरूर रह जाती थी। इस खामी को दूर करने के लिए होंडा ने मेटलर्जी को सीखने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद वो आखिरकार एक अपना इंजन पिस्टन बनाने में कामयाब हो जाता है। अब ये 8 चुकाई से जॉब छोड़कर फुल टाइम अपनी कंपनी के लिए पिस्टन बनाने में लग जाता है, मगर अभी भी उसको ये मालूम नहीं था कि इसके बनाए हुए पिस्टन में बहुत ज्यादा फॉल्ट्स मौजूद हैं। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए तो टोयोटा ने भी इसके इंजन में खूब सारे कीड़े निकाले। होंडा के 50 इंजन में से टोयोटा ने 47 डिजाइन रिजेक्ट कर दिए थे। ये खबर सुचाइरो होंडा पर पहाड़ बनकर गिरी थी, जो अपने इंजन से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठा था। इसके पास ना ही अब कोई वापसी का रास्ता था और ना ही इसके पास अब ज्यादा पैसा मौजूद था। होंडा को लगा कि अभी भी इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए वो मुख्तलिफ कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए पूरे जापान की मोटर कंपनियों के चक्कर लगाने शुरू कर देता है। नए नए लोगों से मिलता है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जाकर मिलता है और इस तरह वो अगले 2 साल मार्केट को समझने में लगा देता है। उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाया और खुशकिस्मती से ये पिस्टन सभी कंपनियों को पसंद आ जाता है और अब होंडा को एक के बाद एक कंपनी के ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं और यहाँ होंडा को फिर एक दफा अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई देते हैं। इस कंपनी के ऑर्डर्स का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ता है कि इन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए अब होंडा की कंपनी में 2000 वर्कर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है जैसे होंडा को किस्मत ने बस थोड़ी सी ढील दी हो, जैसे होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की ही मेहमान थी। इसका काम अभी शुरू ही हुआ था और दूसरी तरफ 1941 में जापान वर्ल्ड वार 2 में कूद गया था और मिनिस्ट्री ने भी कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसमें से बदकिस्मती से एक कंपनी सुचाइरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउन करके इसे इसी कंपनी का सीनियर डायरेक्टर बना दिया। होंडा के सामने ही होंडा के हाथों से वो सब कुछ निकल रहा था जिसको पाने में उसे कई साल लगे थे और तब सिचुएशन मजीद बढ़ गई जब इस कंपनी के सभी वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। अगले 3 साल इसी तरह इंतहाई मुश्किल में गुजरे। फिर 1944 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने होंडा की उम्मीदों पर ही नहीं बल्कि इस कंपनी में काम करने वाले 2500 वर्कर्स को भी फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर दिया। एयर रेड के दौरान अमेरिकी जहाज का एक मिसाइल सीधा ही होंडा की फैक्ट्री पर आकर लगता है। अब जाकर पूरे मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे हो गए थे कि लोगों को घर से बाहर निकलते हुए भी बहुत ज्यादा डर लगता था और दूसरी तरफ जापान अमेरिका के हाथों जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर अटैक किए थे जिसने जापान की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। इस अटैक में कई हजार लोग भाप बनकर उड़ गए थे जिनकी डेड बॉडी तक नहीं मिल सकी। इस वाक़े के बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया था। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। ये कंडीशन सिर्फ होंडा की ही नहीं थी बल्कि पूरा जापान इसको फेस कर रहा था, क्योंकि पूरा जापान उस वक्त बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। खाना पीना ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था, लोग भूख से मर रहे थे, ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और पूरे मुल्क से पेट्रोल भी शॉर्ट हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपोर आर्मी का एक छोटा सा इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। होंडा ने इस इंजन को अपनी एक पुरानी साइकिल में लगाने का सोचा और अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने का सोचा। जब मार्केट में होंडा का ये साइकिल देखा गया तो इस साइकिल की कुछ ही दिनों में डिमांड बढ़ गई। होंडा को चंद यूज्ड इंजन तो मिल गए थे कि अब होंडा ने इस साइकिल के लिए खुद का इंजन डिजाइन कर लिया था। ये जापान की हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो दिखाई दिया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़े लेवल पर इन साइकिल को बना सके। इस वजह से होंडा ने 18,000 दुकानदार को एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को अब होंडा पर इतना एतमाद था कि वो इस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते थे। ये लेटर दुकानदार के पास जाते ही दुकानदार ने इसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में होंडा तक पहुंचा दिए गए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पर जा रही थी। ये दूसरी बाइक थी जिसको सुपर कब का नाम दिया गया।
जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा कर रख दी। इसकी कामयाबी के बाद होंडा ने स्पोर्ट बाइक बनाने का सोचा। इस चीज का आइडिया लेने के लिए होंडा मुख्तलिफ बाइक रेस में जाता और जीतने वाली बाइक के फीचर्स कॉपी कर लेता। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक बनकर तैयार हो गई थी, जिसने मार्केट में आते ही रेस में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया, जिसको पूरी दुनिया से धड़ाधड़ ऑर्डर मिल रहे थे। होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, मगर होंडा जो दिल में ख्वाब लिए फिरता था वो अभी भी पूरा नहीं हो सका था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। उसकी कंपनी में काम करने वाले कई वर्कर्स ने इसको मना भी किया, मगर होंडा ने किसी की एक भी नहीं सुनी। उस वक्त पहले ही जापान में टोयोटा और निसान जैसी कंपनियां पहले ही अपने बिजनेस जोरों जोर से चला रही थी। वहां मार्केट में अपनी नई जगह बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम लग रहा था। होंडा ने पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो पूरी तरह से फेल हो गई। उसके बाद भी होंडा के बहुत सारे डिजाइन रिजेक्ट हुए। फाइनली 1972 में होंडा स्वीक लॉन्च की गई और ये वही गाड़ी है जिसके मॉडल आज तक पूरी दुनिया में फेमस हैं। और इसी मॉडल ने इस कंपनी को सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दिया। होंडा की इस मेहनत को देखकर आज हम सब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मैं ता होंडा ही लैसा। ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द।